brief understanding of the concept of financial instruments. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक वास्ट टॉपिक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ी छोटी वीडियोस बनाएं और नंबर ऑफ़ वीडियोस में जो है वो इस पूरे टॉपिक को ब्रीफली कवर किया जाए। इन वीडियोस का जो टारगेट है वो मेनली स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स को ऑप्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कवर हो रहा है वो 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो इसे कवर करते हैं। नंबर 1 IAS 32 क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन कवर करता है, IFRS 7 डिस्क्लोजर कवर करता है, IFRS 9 मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन कवर करता है। IFRS 9 ने IAS 39 को रिप्लेस किया है। IFRS 9 इस बार पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इसे जो है वो डेफर कर दिया गया है और होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये एप्लीकेबल होगा। नाउ इन तीनों स्टैंडर्ड्स में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो है क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, IAS 32 कवर कर रहा है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट कवर हो रहा है, इसमें इम्पेयरमेंट कवर हो रही है, लॉसेस इम्पेयरमेंट लॉस जो है उसके साथ साथ लॉस अलाउंस भी कवर हो रहा है, इसमें डेरिवेटिव्स कवर हो रहे हैं, हेजिंग कवर हो रही है, हेज अकाउंटिंग और फर्दर कैश हेज कवर हो रहा है, डिस्क्लोजर्स कवर हो रहे हैं। हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि पहले हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लेंगे पूरा कंप्लीट, इसके बाद जो है फिर एग्जांपल की तरफ जाएंगे। ये जो वीडियो जो है ये क्लासिफिकेशन पे बेस करती है मेनली, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट को देखेंगे, एक लंबा टॉपिक होगा ये। इसके बाद इम्पेयरमेंट थोड़ा छोटा टॉपिक होगा, डेरिवेटिव्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हेजिंग एक थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, डिस्क्लोजर्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग इसकी हम ले लेंगे। एग्जाम्पल्स हम सब में साथ लेते हुए चलेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है वो 3 बेसिक क्लासेस हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों में हम क्लासीफाई कर रहे होंगे, चाहे डेरिवेटिव्स हों, डेरिवेटिव्स भी इन्हीं तीनों में क्लासीफाई होंगे, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो इन्हीं तीनों में से कुछ में क्लासीफाई हो रहे होंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। डेरिवेटिव्स हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट की ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें थ्योरेटिकल हम ले लेंगे। ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। नाउ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, किसी एंटिटी का मैंने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया हुआ है, किसी के शेयर्स मैंने लिए हैं, वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, मेरे पास कोई राइट हो ऐसा जो कि इस्टेब्लिश करता हो कि मैं सामने वाले से कोई कैश या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स ले सकूं, ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है। इसकी एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल, मेरा राइट होता है कि मैं कैश रिसीव करूं या किसी दूसरे फाइनेंशियल एसेट की टर्म में उसे सेटल करूं। यूजुअली स्टॉक की शेप में वो सेटल नहीं होता मेरा ट्रेड रिसीवेबल जो है। नाउ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन फेवरेबल टर्म, फेवरेबल टर्म होनी ज़रूरी है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि अगर मेरा राइट बनता हो उसे एक्सचेंज करने का फेवरेबल टर्म है तो वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है। नाउ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो मुझे इंटाइटल करता हो रिसीव करने के लिए नंबर ऑफ़ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मेरी ही अपनी इक्विटी के वेरिएबल नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने का मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल करता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मेरा फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ क्या हैं? सेम एज फाइनेंशियल एसेट्स, हम इसी तरीके से लेकर चलेंगे जैसे फाइनेंशियल एसेट था। फाइनेंशियल एसेट में कैश था, यहाँ कुछ नहीं है। फाइनेंशियल एसेट में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थे, यहाँ कुछ नहीं है। फाइनेंशियल एसेट में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव था, यहाँ है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। ट्रेड पेएबल मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, वहाँ था कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज, यहाँ है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज, वहाँ था फेवरेबल टर्म, यहाँ है अनफेवरेबल टर्म। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन अनफेवरेबल टर्म, ये मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। 5 रुपये का एसेट मैं एक्वायर करने जा रहा हूँ 7 रुपये में,
या 5 रुपये का एसेट मैं बेच रहा हूँ 3 रुपये में, ऐसी मेरी ऑब्लिगेशन जो इसके लिए मुझे ऑब्लिगेट करे ये करने के लिए, वो ऑब्लिगेशन, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। नाउ द थर्ड वन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। वहाँ था कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, यहाँ है ऑब्लिगेशन टू डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सेम है दोनों जगहों पे। मैंने कोई ऑप्शन दिया किसी को 5 साल बाद, अगर आप 5 साल तक मेरे साथ रहते हैं, अपने एम्प्लॉय को मैंने ऑप्शन दिया कि अगर आप 5 साल तक मेरे साथ रहते हैं तो मैं आपको अपने 10,000 की अमाउंट के बराबर उस वक्त मार्केट वैल्यू के हिसाब से जितने नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेरे होते हैं मैं आपको उतने अपने ऑर्डिनरी शेयर इशू करूँगा। ये जो ऑब्लिगेशन है मेरी, ये ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अगर मैं यहीं पे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दूँ तो ये मेरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे इसकी। नाउ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑनरशिप राइट दे रहा होता है नेट एसेट के ऊपर। मेरा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी और को मेरे नेट एसेट्स पे ऑनरशिप राइट दे दे, वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स जो कि मैं क्लासीफाई करूँ इक्विटी में, वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। नाउ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट मौजूद हों, एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, इक्विटी कंपोनेंट भी हो, लाइबिलिटी कंपोनेंट भी हो। जैसे मैं कोई बॉन्ड मैंने इशू किया और ऑन रिडम्पशन मैंने डिस्क्रिप्शन पे रखा है सामने वाले की कि वो मेरे ऑर्डिनरी शेयर्स भी ले सकता है, शेयर अमाउंट भी ले सकता है कैश में, और 4% एनुअल मार्कअप में पे कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, लाइबिलिटी भी है कि वो कैश भी ले सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और इक्विटी भी है कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी, इसकी सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन कैसे होगी, मेजरमेंट कैसे होगी, ये सब चीज़ें हम बाद में देख रहे होंगे। ऑफसेटिंग कब हो सकती है, कब पॉसिबल है? ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज़ की नहीं हो सकती। फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज़ आपस में ऑफसेट नहीं होंगे। कब होंगे? सिर्फ जब ये कंडीशंस मीट कर रहा हूँ। पहला, लीगली इन्फोर्सेबल राइट हो ऑफसेट करने के लिए। दूसरा, इंटेंशन हो ऑफसेट करने की। ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब ऑफसेट होंगे। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो ऑफसेट नहीं होंगे। हाँ भाई, इंटेंशन नहीं है सेट ऑफ करने की, लेकिन मैं जो सेटल करने जाऊंगा तो मैं एसेट जो मैं रियलाइज़ करूंगा, लाइबिलिटी जो मैं पे ऑफ करूंगा, वो पूरी ग्रॉस अमाउंट में करूंगा, लेकिन साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, फ़ौरन कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ। तो ऐसे में भी मैं ऑफसेट कर सकता हूँ अपनी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज़ को। लीगली इन्फोर्सेबल राइट है और विद इंटेंट टू सेट ऑफ और रियलाइज एसेट्स एंड सेटल लाइबिलिटीज साइमल्टेनियसली, तो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन क्या होगी? क्लासिफिकेशन में दो में हम जो है वो थोड़े से आते हैं जो कि परेशान हो रहे होते हैं, वरना एसेट में कोई मसला नहीं है। लाइबिलिटी और इक्विटी, इनमें दोनों में हमें थोड़ा सा इशू होता है। एसेट में कोई मसला ही नहीं है, आगे जब हम रिकॉग्निशन और मेजरमेंट पर पढ़ेंगे तो उसी टाइम जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी कि किस तरीके से एसेट के हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे होते हैं, कहाँ रिकॉग्नाइज़ करते हैं। लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का हम अभी देख लेते हैं। अगर लाइबिलिटी से अराइज हो या इक्विटी से अराइज हो, लाइबिलिटी से अगर अराइज होगा तो मैं प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करूँगा, चाहे वो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के थ्रू चार्ज करूँ या मैं OCI के थ्रू चार्ज करूँ, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू। लेकिन चार्ज मैं प्रॉफिट और लॉस के थ्रू ही कर रहा हूँ। मेरे ड्यूरिंग द ईयर को प्रॉफिट और लॉस को ही हिट कर रहा होगा, कम्प्रिहेंसिव इनकम को ही हिट कर रहा होगा। अगर ये मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, मेरी इक्विटी को डायरेक्ट हिट करेगा। मैंने अपने ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड दिया, मेरी इक्विटी को डायरेक्ट हिट करेगा। मैंने अपने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया, वो मेरे प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट को जाएगा। नाउ अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लाइबिलिटी डिक्लेयर करता हूँ तो मेरा गियरिंग रेशो वर्सन कर रहा होता है। सामने कोई अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है तो वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट होगा। सामने अगर कोई मुझे अपनी
फाइनेंसिंग दे रहा है तो वो भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट होगा अगर मेरा गियरिंग रेशो ख़राब है, क्योंकि मेरे पास इक्विटी लाइबिलिटीज़ का जो इक्विटी के साथ प्रोपोर्शन है वो वर्स है, ख़राब है। अगर मैं इक्विटी में किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करता हूँ तो वो मेरे गियरिंग रेशो बेहतर करेगा। अगर मैं लाइबिलिटी में किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई करता हूँ तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा उससे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो प्रॉफिट और लॉस पे आएंगे। मेरी एक्टिविटीज़, ईयरली एक्टिविटी, पीरियडिकल एक्टिविटी मुतासर हो रही होगी, जबकि इक्विटी तो मुतासर होगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन मेरी पीरियडिकल एक्टिविटी मुतासर नहीं हो रही। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट चेंजेस इन इक्विटी में चला जाएगा। ये था जो कि इनिशियल हम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा बहुत ले लिया, रिमेनिंग हम जो लेंगे एग्जाम्पल वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।